लड़की काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और बीमार की वज़ह से उसको दर्द होता था और दर्द की वज़ह से वह कराहती थी। उसके कराहने की आवाज़ आस-पास के लोग भी सुना करते थे और इसी तरह से धीरे-धीरे करके वक़्त आगे बढ़ जाता है। एक दिन उसके कराहने की आवाज़ अचानक से बंद हो जाती है। पड़ोसी को लगता है कि जैसे पता नहीं कुछ बात हो गई है। जब पड़ोसी आपस में बातचीत करते हैं तो पड़ोसन उनके घर पहुंच जाती है देखने के लिए कि बेटी की तबीयत कैसी है, कोई दिक्कत या परेशानी, आखिरकार आज इतनी शांति क्यों है। जैसे ही वह पड़ोसी महिला के घर पहुंचती है, उसने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा वो देख के एकदम से आश्चर्यचकित रह गई थी। दरअसल जो लड़की है वो मर चुकी है और उसके पिता ने घर के अंदर ही उस लड़की को दफनाने के लिए कब्र खोद रखा है। कब्र काफी हद तक खुद चुकी थी। इसी बीच में वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि बेटी को दफनाने के लिए घर के अंदर ही कब्र खोद रहा हूँ। तभी वह महिला पूछती है कि जब कब्रिस्तान बहुत पास में है, नजदीक है, तो तुम्हें इस लाश को लेके जाकर कब्रिस्तान में क्यों नहीं दफना देते हो, मोहल्ले वाले को खबर क्यों नहीं देते हो। वह कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वही यही घर में दफन हो जाएगी तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये पड़ोसी जो महिला है उसे यह बात बड़ी अटपटी लगती है। तभी उस पड़ोसी महिला ने अपने बेटे से यह बात कही कि बेटा तुम ही कुछ करो। तब उसके बेटे ने मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें 4-6 लोग ही इकट्ठा हो पाते हैं, क्योंकि जिसकी बेटी खत्म हुई थी वो मोहल्ले के लोगों से ज्यादा वास्ता नहीं रखता था। आखिरकार मोहल्ले के 2-4 लोग उसके घर पहुंचते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि भाई जब कब्रिस्तान पास में ही है तो अपनी बेटी को उस कब्रिस्तान में क्यों नहीं ले जाते हो, नहीं सुपुर्द खाक करते हो, वही क्यों नहीं दफना देते हो, घर में दफनाकर क्या करोगे। लोगों ने समझाया बुझाया, आखिरकार वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। जो कब्र खोदी गई थी उस कब्र को बंद किया जाता है और कब्रिस्तान पर जाकर उस लाश को दफना दिया जाता है। दरअसल जिस लड़की की यह कहानी है उसके पिता और उसके भाई ने 1-2 नहीं बल्कि 5 कत्ल कर दिए हैं और उस दिन 5 नहीं बल्कि 6 कत्ल होते यदि मरने वाली उस महिला ने एक और व्यक्ति को, एक और लड़की को सीख ना दी होती। आज की इस कहानी के माध्यम से समझना चाहते हैं, हालांकि इस कहानी का एक पार्ट मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जो पार्ट सुनाया गया था उस पार्ट से ये कहानी बिल्कुल उलट है और इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार यह बाप और बेटा किस किस्म के व्यक्ति हैं, आखिरकार कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं। ये समझ पाना पुलिस के लिए बहुत टेढ़ी और बनता चला जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशू। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है लखनऊ से। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना लगता है नागा हिंडोला और इसी का ही एक चौकी लगता है लोको चौकी। दरअसल बात कर रही हूँ 1 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6-6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। 25 साल का एक लड़का जिसका नाम अरशद होता है, अरशद सीधा लोको चौकी पहुंचता है। वहां जाने के बाद कहता है कि ये चारबाग रेलवे स्टेशन है, उसके ठीक सामने एक सरनजीत होटल है और सरनजीत होटल के रूम नंबर 109 के अंदर 5 लाशें पड़ी हैं, जाकर देख लो। दरअसल जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार यह लड़का बोल क्या रहा है। उससे फिर से यही बात पूछी जाती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वह इस बात को फिर से रिपीट करता है, कहता है कि चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने एक सरनजीत होटल है, होटल के कमरे नंबर 109 के अंदर 5 लाशें एक ही बेड पर आपको मिल जाएंगी, जाकर देखना चाहिए। जैसे पुलिस ने ये सूचना मिली उस लड़के को तुरंत ही तो वहां ले जाया जाता है। उसके बाद पुलिस दौड़ते हुए जब मौके पर पहुंचती है, यहाँ जाने के बाद जब देखा जाता है तो होटल के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार सब कुछ तो ठीक था, अचानक से यह पुलिस दौड़ती ही क्यों आ रही है। क्या बात है। अब न केवल वो होटल वाले बल्कि जो आसपास के जितने भी होटल वाले थे वो भी सोचने पर मजबूर हैं कि सुबह सुबह यहाँ पुलिस क्या कर रही है।
अब बड़े-बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचने लगते हैं। तभी रूम नंबर 109 का जो उसको खुलवाया जाता है तो पता चलता है कि 5 लाशें हैं। 5 लाशों में एक 49 साल की महिला होती है जिसका नाम अस्मा होता है, उसकी 4 बेटियां होती हैं। एक का नाम अलीसा रहीमन अक्षा और आलिया। इसी बीच में एक वीडियो है जो बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। दरअसल जो लड़का अभी लोको पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये सूचना देकर आता है कि यहाँ रूम नंबर 109 में लाश पड़ी हुई है। दरअसल उसी का वीडियो है जो वायरल हो रहा है। वो लड़का वीडियो बना रहा है और उसकी आवाजें आ रही हैं। साथ ही जो उस लड़के का बाप है, उस लड़के के बाप ने अपने ही सबसे छोटी वाली बेटी जिसका नाम आलिया होता है 9 साल की, जिसकी उम्र होती है, उसके नाक और उसके मुंह को वो दबा के रखता है। हालांकि वो लड़की किसी विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है, ऐसा बताया जाता है। या तो उसे कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया है या फिर उसे शराब पिलाई गई है। यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन बाप ने उसके तब तक उसके मुंह को और नाक को दबा के रख दिया, तब तक उस लड़की के प्राण नहीं निकल गए। दरअसल ये एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक कहानी सामने आती है। आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, कौन नहीं है, इसके बारे में जब जानकारी लोग जुटाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जो गला दबा रहा था, यानी कि जो मुंह दबा रहा था और नाक दबा रहा था, जिससे सांस ना लिया जा सके, उस व्यक्ति का नाम होता है बहरुद्दीन उर्फ बदर, जो कि आगरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है, इस्लाम नगर। और इस्लाम नगर की एक गली है जिसका नाम है गोसत वाली गली के नाम से मशहूर है। लगभग 17 या 15 साल पुरानी यह बात है। दिल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति है जो बहरुद्दीन उर्फ बदर होता है, वह अपने बच्चों के साथ सीधा पहुंच जाता है इस आगरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक जो जगह लगती है इस्लाम नगर। यहाँ पर वो उसका रहन सहन था अपना। इसके अगर घर परिवार के बारे में बात करें तो इसकी एक बीवी होती है। बीवी की मौत हो जाती है और बीवी की मौत के बाद इसको एक बेटी भी हो जा रहती है। तो बेटी की यह परवरिश करता है और बीवी तो खैर मर ही जाती है, लेकिन यह दूसरी शादी कर लेता है। और जब दूसरी शादी करता है तो दूसरी शादी करने के बाद उसको एक बेटा होता है, बेटा भी पैदा होता है और 4 बेटियां पैदा हो जाती है। यह बताया जाता है कि साल 2014 के आसपास की बात है। पहली बीवी की जो बेटी है, उस बेटी की कोल्ड स्टोर पर काम करने वाली कश्मीरी लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन शादी कुछ दिन तक तो ठीक चलती है, लेकिन बाप अपनी बेटी को या तो जिद करके लेके आता है या कोई और वजह से लेकर आता है। और जैसे ही वह बेटी स्वस्थ थी, ठीक ठाक थी, उसे अपने घर पर लेके आते हैं तो बेटी अक्सर बीमार रहने लगती थी। बीमार कुछ ज्यादा रहने लगती है और रोज रोज उसके करहाने की आवाज, चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज आती थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा दर्द से तकलीफ जो महसूस करती थी और उसकी करहाने की उसकी दर्द से परेशान उनकी आवाजें आसपास के मोहल्ले के लोग भी सुना करते थे। बताया जाता है कि जब यानी कि 2025 ये शुरू हो चुका है, ये घटना होती है 1 जनवरी 2025 को। अब से लगभग 2 या 2.5 साल पहले की बात है, जब लड़की बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी, चलती थी। जब उसकी मौत हो जाती है, अचानक उसकी मौत हो जाती है बीमार के चलते। और जब उसकी मौत हो जाती है, इसका बाप यानी कि बदर उर्फ बहरुद्दीन अपनी ही उस बेटी को अपने ही घर पर उसे में दफनाने का मज़ातुर था, इसीलिए उसने घर में एक कब्र भी खोदी थी। लेकिन पड़ोसी महिला को जब इस बात का पता चलता है तो उसने अपने बेटे से कहा और बेटे ने आसपास के लोगों को बताया कि उस जनाजे में, उस मौत में 4-6 लोग से ज्यादा इकट्ठे ही नहीं हो पाए। और इसमें इकट्ठे ना होने के पीछे जो वजह बताई जाती है, वह लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। यह परिवार लोगों से ज्यादा मतलब ना रखने की वजह से इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। आखिरकार अगर और भी इस परिवार के बारे में जानने की कोशिश करें, जब इसकी दूसरी शादी होती है, दूसरी शादी से एक लड़का और 4 लड़कियां होती हैं। तो उन एक जो लड़का होता है उसकी शादी होती है 28 जुलाई 2019 को। जब इसका नाम चांदनी होता है, बताया जाता है कि आसपास की बस्ती की रहने वाली वो लड़की होती है।
इस घर में वो महज 2 महीने ही टिक पाती हैं और 2 महीने के बाद वो यहाँ से अलविदा कह के चली जाती है। यहाँ से हमेशा-हमेशा के लिए चली जाती हैं। अपनी माँ के पास जब उस लड़की की माँ के पास जाया जाता है, मीडिया वाले जब इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद उसकी माँ के पास पहुँचते हैं तो वो बताती है कि दरअसल उसकी बेटी 2 महीने इसीलिए रही है क्योंकि जब उसने घर का माहौल देखा, घर के 4 बेटियां हैं और उसकी पत्नी है, वो लगातार बदर जो होता है वह मार पिटाई करने लगता था और मार पिटाई अपनी माँ के साथ भी, बहनों के साथ भी, अपनी पत्नी के साथ भी। अ, वो मार पिटाई करने लगता था। ना केवल अरशद मार पिटाई करता था बल्कि जो उसका पिता होता है वह अपनी ही बहू पर गंदी नजर भी रखता था। 2 महीने तक वो लड़की बेइता परेशान रही। एक दिन अपनी सास से बोली कि आखिरकार इस घर के अंदर चलता क्या रहता है? तभी उसकी सास ने कहा यदि तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इसीलिए इस घर को छोड़ दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह का मीडिया रिपोर्ट में आता है, इस तरह की मीडिया की ये जानकारी देती है। तो जब इस लड़की को अपनी माँ को जाके पूरी कहानी बताती है कि माँ जो अरशद है वो उसे मारपीट करता है, साथ ही ससुर उस पर गंदी नज़र रखता है। तब माँ ने कहा कि तुम्हें वहाँ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और कुछ ही दिन के बाद तलाक हो जाता है और तलाक के बाद वो लड़की अपनी कहीं दूसरी जगह उसकी शादी हो जाती है और ये बताया जाता है कि वो लड़की अब बिल्कुल ठीक-ठाक रह रही है। लेकिन इस घर के अंदर अभी 7 सदस्य हैं, बाप, बेटे हैं और 4 बेटियां हैं और पत्नी है। सब के सब ठीक-ठाक रह रहे हैं लेकिन ये जो व्यक्ति है मोहल्ले में किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। ऐसे बताते हैं कि मोहल्ले के सभी लोग तो नमाज़ वग़ैरह जो भी एक काम करते हैं, वो सबका काम करते हैं लेकिन ये नमाज़ पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। लेकिन जो बेटियाँ हैं वो घर के अंदर ऐसे रहती हैं जैसे क्या कोई कैद खाना हो, कोई जेल हो। उन लड़कियों को बाहर निकलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। परमिशन नहीं है। वह घर से चाहे किसी भी हाल में लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है और घर में ही रहेगी और अक्सर इस घर से मारपीट की आवाज़ें आया करती थी। ऐसा पड़ोस के लोग दावा करते हैं। चारों बेटियों के साथ मारपीट करना, उन्हें बिल्कुल घर के अंदर कैद रखना, इस तरह की जब बातें होती है तो बहुत कम लोग इस परिवार से मतलब नहीं रख पाते हैं और बताया जाता है कि जो बाप और बेटे यानी कि अरशद और उसका बाप बदर उर्फ बदरुद्दीन, ये कुछ ऐसे स्वभाव के हैं, गुस्सैल स्वभाव के, कि अक्सर बेवजह किसी ना किसी बात को लेकर गुस्सा करते हैं। जब लखनऊ के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं तो उसके बाद एक वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और उस वीडियो में दावा किया जा रहा था कि उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया है और लोग कब्जा करने की फिराक में इस तरह की जब बातें सामने आती है तो लखनऊ की पुलिस ने आगरा की पुलिस से संपर्क किया और आगरा की पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश भी की। आखिरकार ये मकान कब्जे वाली बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। जब इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए एक एसपी होते हैं जो वो जाते हैं, बात सामने आती है कि जहाँ पर ये बदर है, ये प्लॉट होता है यहाँ पे 100 गज का और 100 गज के उस प्लॉट को उसने 50 गज का जो प्लॉट था, सामने ही रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं अलीम खान, उनको उसने बेच दिया है और बेचने की जब रकम तय होती है तो 7 लाख तय हो जाती है। इसके लिए 1 जनवरी 2024 को 7 लाख तो 2 लाख तो नगद दे दिए जाते हैं और जब वो नगद दे रहा था तो वो नगद देते समय जो वो 2 लाख रुपए नगद दे रहा था तो अरशद का वीडियो बना लिया था। अरशद पैसे गिन रहा है और जब उसकी तरफ मोबाइल चल रहा था तो वह मोबाइल पर देखकर हंस भी रहा है और इसी 2 लाख की रकम तो वो ले लेता है। अगली 14 फरवरी 2024 को एतमादपुर का एक तहसील लगती है, उस तहसील में होना था, रजिस्ट्री होनी थी 50 गज जमीन की और जब रजिस्ट्री होते हैं तो 2 लाख का चेक बाद में दिए जाते हैं, यानी कि 2 लाख तो नगद दिए जाते हैं और 5 लाख की रकम दी जाती है चेक के माध्यम से।
इसीलिए 50 गज का जो मकान है उस मकान पर कब्जे वाली बात जो आ रही थी, वह 100 गज में से 50 गज का हिस्सा बेच देती है। बाकी का जो 50 बचता है, उस ली हुई रकम से उसने उस मकान को बनाया। और यह भी बताया जाता है कि जब यह मकान बन रहा था तो 2 मंजिल मकान बनता है, नीचे दुकान बनाई जाती है, तो 3 महीने तक लगातार वो रहता है। इसी अलीम खान के घर पर जिसने 50 गज की जमीन को खरीदा था और इसके बदले में मज से किराया लेता था, बाप और बेटे दोनों फेरी लगाकर रेडीमेड की गारमेंट्स वगैरह में बेचा करते थे। जिंदगी इनकी जैसी भी चल रही थी, सही चल रही थी, लेकिन मोहल्ले में किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, किसी तरह की बातचीत नहीं, मोहल्ले की किसी भी व्यक्ति से वास्ता नहीं रखते थे। लेकिन उनका जो विवाद रहता था अपने ही घर की जो महिलाएं हैं, 4 बेटियां हैं और पत्नी है, उनके साथ। तो उनके साथ ही नीयस वाला, मतलब बहुत ही ज्यादा रुद्र रूप वाला इनका व्यवहार रहता था। 16 दिसंबर 2024 को एक कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। बताया जाता है कि हमारे घर पर, यानी कि दुकान के अंदर, एक टेम्पो अंदर से आ जाता है, उसकी बेटी छोटी बहन को चोट लग जाती है और यह लोग फिर आखिर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में 112 नंबर की पुलिस को फोन किया जाता है, लेकिन पुलिस आती है और जबरदस्ती समझौता करा देती है। लेकिन जब पुलिस, जो संबंधित थाना इंचार्ज है जिनका नाम भानु प्रताप होता है, मीडिया कर्मी उनके पास पहुंचते हैं और ये कहानी को जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये 16 दिसंबर 2024 की वो शाम लगभग 5 बजे के आसपास टेम्पो दुकान के अंदर जाने का पूरा माजरा क्या है। तब भानु प्रताप जो बताते हैं वो कहानी एकदम पलट जाती है। दरअसल भानु प्रताप बताते हैं कि पड़ोस में ही रहने वाला एक आफ्ताब होता है। आफ्ताब के घर में मेहमान आए हुए थे और जैसे ही मेहमान आते हैं, वो टेम्पो में बैठे हुए थे, अचानक ही टेम्पो दुकान के अंदर चला जाता है। जैसे किराना का सामान वगैरह कुछ रखा हुआ था, तो टेम्पो अंदर जाने की वजह से सामान सारा फैल जाता है। और इसी बीच में बदर और उसका जो बेटा होता है वो 112 नंबर पर पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद जब पूरे मामले को समझा जाता है तो पता चलता है कि टेम्पो अंदर घुसाया नहीं गया था, बल्कि अनियंत्रित होकर अंदर चला गया था। अब उसके बाद जब जांच पड़ताल की जाती है तो कोई विवाद ही नहीं था, इसलिए दोनों पक्षों में समझा बुझाकर शांत कर दिया गया। दूसरा जो पक्ष होता है आफ्ताब वाला, वो कहता है कि जितना भी नुकसान हुआ है, हम उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार है, इसलिए पुलिस ने आगे की कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब इसके बाद पहली जांच एएसपी करते हैं, उसमें जो पता चलता है कि कब्जे वाली बात बिल्कुल झूठी पाई जाती है। साथ ही 16 दिसंबर 2024 के शाम 5 बजे के आसपास टेम्पो जो दुकान के अंदर जाता है, उसकी बात भी कुछ अलग ही पाई जाती है। जबकि ये कहती है कि जबरदस्ती आसपास के लोग यहाँ पर घुसने की कोशिश की और इस तरह से कब्जा करने की कोशिश की। ठीक 2 दिन के बाद, यानी कि 18 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास का एक और झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है और विवाद शुरू होता है साइकिल खड़ी करने को लेकर। जैसे ही दुकान के सामने साइकिल खड़ी करता है एक व्यक्ति, तभी इनमें कहासुनी हो जाती है और कहासुनी कुछ ज्यादा होती है। और इस कहासुनी के बाद आसपास के लोग भी आ जाते हैं। लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ मोहल्ले में रहना है, आराम से झगड़ा फसाद करने की कोई जरूरत नहीं है, आसपास के लोग हैं, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते हो। साइकिल खड़ी कर दी है, ऐसी कोई बात तो नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो समझौता वाली बात होती या फिर आपस में विवाद खत्म होने वाली बात होती, तो पता चलता कि बदर ने अपनी छत से खड़ा होता है और जो भीड़ आती है गली में, उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि मोहल्ले के लोगों ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की और इस परिवार ने भी कोई शिकायत नहीं की। और इसके बाद ये जो परिवार होता है अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने से पहले 25 दिसंबर 2024 की एक IGRS, जो कि एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा पोर्टल बनाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति उस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
और शिकायत दर्ज जब होती है तो उसके बाद जो संबंधित विभाग के अधिकारी होते हैं वो पीड़ित से बात करते हैं और बातचीत करने के बाद उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही 25 दिसंबर 2024 को एक लेटर थाने में पहुंचता है और थाने से वह लेटर इनके संबंधित चौकी पहुंच जाता है और जब चौकी पहुंचता है तो वहां के इंचार्ज उस लेटर को पढ़ने के बाद देखते क्या है कि इस परिवार ने अपने धर्म परिवर्तन के बाद कही है। उस परिवार ने दावा किया था कि मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो मुसलमान से हिंदू बनना चाहते हैं और अपने जो मकान है, इस मकान को वह मंदिर या ट्रस्ट के लिए देना चाहते हैं। तो जब ये चौकी इंचार्ज ने इस परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चलता है कि परिवार के लोगों ने यानी कि अरशद ने कहा कि वो फिलहाल लखनऊ आए हुए हैं और लखनऊ से जैसे ही वो वापस घर पहुंचेंगे तो आपसे संपर्क ज़रूर करेंगे। इससे पहले कि वे संपर्क करने वाली बात होती, लेकिन 31 दिसंबर 2024 की उस रात जब लोग पूरा देश, पूरा दुनिया नए साल का जश्न मना रहा था, तो उस वक़्त यह बाप और बेटे एक प्लान कर रहे थे कि किस तरह से घर की 5 औरतों को 5 महिलाएँ जो हैं, जिसमें 4 लड़कियाँ हैं और माँ, इनका कत्ल कैसे किया जाए। इनको कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है, खाने में या तो शराब है या फिर नशीला पदार्थ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन इन्होंने धीरे-धीरे कर किसी का गला दबाया, किसी के हाथ की कलाई काट देते हैं, किसी की सर्जिकल ब्लेड का इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है और जब 4 मौत हो जाती है तो 5 में से जो 9 साल की बच्ची जो होती है वो बचती है। इसी बीच में उसका वीडियो बनाया जा रहा था। किस तरह से बाप अपनी बेटी को मौत के घाट उतार रहा था। वो लड़की विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है, उसकी नाक और उसके मुँह को दबा दिया जाता है ताकि वह साँस ना ले सके, ना मुँह से और ना ही नाक से साँस ले सके। और वो लड़की तब तक उसके मुँह को और नाक को दबा के रखा जाता है जब तक कि उसके प्राण ना निकल जाएँ। जब लड़की मर जाती है तो उसके बाद फिर ये बाप यानी कि बदर होता है, बदर को बताया जाता है कि ये कहानी लड़के ने जब पुलिस गिरफ्तार होता है तो पुलिस वालों को बताई। पुलिस वाले गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद वो नई-नई कहानी बना रहा था। वो कह रहा था कि बाप यहाँ से अपनी जान देने के लिए निकल गया है, लेकिन बाप को ढूँढने के लिए यानी कि बदर उर्फ बरुद्दीन को ढूँढने के लिए लखनऊ की पुलिस ने तमाम कोशिशें कर ली है। जगह-जगह उसको तलाशने की कोशिश की है। उसका कहीं भी कोई पता नहीं है, ना ही वो ज़िंदा है, ना वो मुर्दा है। उसकी कोई भी कुछ पता नहीं चला है। अब पुलिस का ये दावा करती है, यदि उसके पास मोबाइल होता तो शायद उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेती, पकड़ लेती और उससे आगे की पूछताछ करती कि आखिरकार उसने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया है। हालाँकि बेटे ने जो कहानी सुनाई है, बेटा लगातार कहानी को बदल रहा है। कभी कह रहा है कि पड़ोस के लोग जो परेशान कर रहे थे, उनकी प्रताड़ना की वज़ह से उन्होंने यह सब कदम उठाया। कभी वह कहता है कि उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने, उनके प्लॉट पर कब्ज़ा करने वाली थी ना ये अ, वो कब्ज़े वाली बात है, बिल्कुल सही पाई जाती है। आखिरकार बदर उर्फ बरुद्दीन जब पुलिस के सामने आएगा, पुलिस उससे पूछताछ करेगी। बाप-बेटे दोनों के जो बयान हैं उनको मिलान होगा। मिलान के बाद स्थिति क्लियर हो सकेगी, लेकिन जो कहानी अलग-अलग सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, अखबारों में, टेलीविज़न से लोगों के सामने आ रही हैं, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एक बाप आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल ये जो आसमा है, आसमा यानी कि जो महिला है जिसकी 4 बेटियाँ हैं और वो रहने वाले संभल की होती है, उसका भाई बताया जाता है कि शायद दानिश उनका नाम होता है, वो 4-5 डेड बॉडी को लेने के लिए वहाँ लखनऊ पहुँच जाता है। वहाँ लखनऊ पहुँच गए ताकि वो अपने संभल से उनका सुपुर्द खाक कर सके। जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि तुम्हें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या पता चला? तो उन्होंने बताया कि कहा कि हमारे सामने कभी मकान पर कब्ज़ा करने वाली आप रोड पर कब्ज़ा करने वाली बात कभी सामने ही नहीं आती है और ये बात जब मोहल्ले के लोगों से पूछा जाता है तो वह भी कह देते हैं कि हमने इस घर से मारपीट की आवाज़ें तो सुनी ही थी जब लड़कियों के साथ मारपीट होती थी। लेकिन मकान कब्ज़े करने वाली बात या प्लाट पे कब्ज़ा करने वाली बात, इस पर कभी कोई चर्चा हुई ही नहीं, इस पर कभी कोई बातचीत हुई नहीं। जो कुछ होता है 10, 15, 20 दिन अंतराल में ही हो जाता है दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। जय हिंद,
जय भारत।